Hey there, welcome to my YouTube channel. This is chapter 10, Light, Reflection and Refraction. We have already discussed reflection in detail and now it is time to talk about refraction of light. We are already aware that refraction is bending of light when it enters from one media to the another media, and it happens because of change in speed of light. To understand refraction in detail and to understand the refraction at various surfaces, we first of all need to discuss about the laws of refraction. Talking about the first law of refraction, we have incident ray, refracted ray, and normal all lie in a same plane. तो हमारे पास क्या है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में किया था, वहाँ हमने कहा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। यहाँ पे हम कह रहे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये सारे एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। अब मान लेते हैं ये एक हमारी ऐसी सरफेस है जो दो मीडिया को अलग कर रही है। मीडिया इज़ अ प्लूरल फॉर्म, मीडियम इज़ अ सिंगुलर फॉर्म। अगर एक मीडियम की बात करें तो मीडियम बोला जाता है, अगर दो मीडियम्स की बात करें तो मीडियम्स नहीं बोला जाता, मीडिया बोला जाता है। तो लेट्स से कि ये हमारा जो मीडिया है, इस लाइन के ऊपर उसको एयर मान लेते हैं और जो दूसरा हमारा मीडिया है उसको हम मान लेते हैं वाटर। अब लेट्स से कि हमारे पास क्या होता है, एक इंसिडेंट रे है जो एयर से आती है। तो अगर इंसिडेंट रे है जो एयर से आ रही है, इसको हम मार्क करेंगे एयर से आ रही है और किसकी डायरेक्शन में जा रही है, इट इज़ ट्राइंग टू एंटर द वाटर। तो अब जिस पॉइंट पे हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी उस पॉइंट के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो सरफेस दो मीडियम को अलग अलग कर रही है, दो मीडिया को सेपरेट कर रही है। सो दिस इज एक्स वाई सरफेस विच इज सेपरेटिंग एयर फ्रॉम वाटर। तो एयर फ्रॉम वाटर को जो सेपरेट करती हुई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जो इंसिडेंट लाइट रे है, जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट कर रही है उसी पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब यहाँ पे क्या हमने ऑब्जर्व किया, जो लाइट रे है वो क्या करती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है नॉर्मल के साथ। तो अब क्योंकि ये अपना मीडियम चेंज कर रही है, एयर से वाटर में एंटर हो रही है, तो कुछ इसमें चेंजेस आएंगे। और वो चेंजेस क्या हैं, ये जो लाइट है ये इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट अवे, ऐसे सीधे ही नहीं चले जाएगी, ये इसका पाथ नहीं होगा। इसका पाथ क्या होगा, ये बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपकी लाइट रे जो है वो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे बेंड शो की है, एक्चुअल डायरेक्शन कुछ और है उसकी। अगर ये मीडिया नहीं होता तो हमारे पास ये सेपरेशन नहीं होती, तो ये लाइट रे सीधी चले जाती, जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन से सीधे चले जाती। लेकिन सीधे जाने की बजाय ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक गई है, इसी को हम कहते हैं कि ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ से हमें समझना है, ये जो एयर से आ रही है लाइट रे उसको हम कहेंगे कि ये इंसिडेंट रे है, और जो पानी में झुक चुकी है, थोड़ा सा बेंड हो चुकी है, इस रे को हम कहेंगे कि ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। एंड नॉर्मल वही है जो हमारी सरफेसिस के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे कौन सी सरफेस के परपेंडिकुलर है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई सरफेस एंड एक्स वाई इज दैट सरफेस विच इज सेपरेटिंग एयर फ्रॉम वाटर। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल को रे नहीं कहते हैं, नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होता है एक्स वाई सरफेस के साथ। तो हमारे पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant। तो
इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हम रेशो लेंगे, रेशो का मतलब क्या है, हमें रेशो लेने का मतलब क्या है, अगर हम दो चीज़ों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। अब कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको आपस में डिवाइड करना है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया है साइन, और इसके साथ क्या लगाना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा आई, और इसको किससे डिवाइड करना है? रेशो लेने का मतलब है इसको डिवाइड करना है। तो किससे डिवाइड करेंगे? टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डिवाइड करेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, तो दैट इज साइन आर के साथ। तो ये जो रेशो आएगी, ये रेशो होती है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू। अब ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो इसको समझना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है स्नेल्स लॉ को? क्योंकि आपको सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकता है ये, कि स्टेट स्नेल्स लॉ एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो स्नेल्स लॉ क्या लिखोगे आप? द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू विच द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहने का मतलब क्या होता है। अब हमारे पास इसको हम स्नेल्स लॉ की टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करें, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे ये सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम कहते हैं म्यू, और अगर आपको इसको म्यू से रिप्रेजेंट नहीं करना, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एन, और इसको हम बोलते हैं, ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटर्मिन क्या करता है? इट डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग caused by denser medium। अब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम के बारे में मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो येट, जस्ट गो टू द प्रीवियस वीडियो, टू द फर्स्ट वीडियो, एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट लेक्चर, क्योंकि वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो कितनी बेंडिंग कॉज करी डेंसर मीडियम ने जब लाइट रेयरर मीडियम से ट्रेवल होके आ रही है, या कितनी बेंडिंग होगी जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी। सो उस अमाउंट ऑफ बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, ये रेशो कांस्टेंट रहने का मतलब या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझते हैं। अब मान लिया ये हमारी एक्स वाई जो सरफेस है, ये एयर और वाटर को सेपरेट कर रही है। अब यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंगली है आर। अब मान लो कि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपके पास है 45 डिग्री, और जो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आपके पास आ गया 30 डिग्री। तो आपके पास साइन 45 अपॉन साइन 30, ये क्या एक वैल्यू आएगी? साइन 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1। तो यहाँ से √2 कैंसिल होगा, तो √2। तो आपके पास आ गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू √2। अब क्या होगा, लेट से कि आपने इसको 45 डिग्री पे इंसिडेंट नहीं करवाया, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया। जितने अमाउंट से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे, बेंडिंग भी उस अमाउंट से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो जितने अमाउंट से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, उतने अमाउंट से थोड़ा सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, और फिर से हमारे पास क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, उसका रेशो फिर से हमारे पास √2 ही आ जाएगा, अगर मीडियम सेम एयर और वाटर हैं। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा कर देते हो, ये एंगल और बड़ा हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा सा कॉरस्पॉन्डिंगली और बड़ा हो जाएगा, ताकि फिर से आपकी जो रेशो आए साइन आई अपॉन साइन आर, वो फिर से वैल्यू कितनी आए, √2। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दो मीडिया के लिए हमारे पास रेशो जो रहती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, वो रेशो हमेशा फिक्स रहती है। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटर्मिन करता है कि कितनी बेंडिंग कॉज करेगा कोई मीडियम। डेंसर इज द मीडियम, ग्रेटर इज द बेंडिंग, एंड
रेयरर इज द मीडियम, लेसर इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना डेंसर मीडियम होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, और जितना ही रेयरर मीडियम होगा उतनी कम बेंडिंग ऑफ लाइट अकर करेगी। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो है हमारे पास 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1। तो ये मिनिमम वैल्यू रहती है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब इससे 1 से जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी उतना डेंसर मीडियम होता जाएगा, और हमें उससे पता क्या चलेगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा उससे हमें पता चलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होती जा रही है। सो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू c अपॉन v। Here c represents speed of light in air or vacuum, and v represents speed of light इन मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, या कोई और मीडियम भी हो सकता है। और हमें याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर और वैक्यूम में इसकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो हमने आज किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने समझा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। दो लॉज क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। सेकेंड लॉ है हमारे पास द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल of refraction is always constant, that is sin I upon sin r is equal to constant। constant means fixed, कि इसकी वैल्यू जो है, इस रेशो की वैल्यू चेंज नहीं होती जब तक हम दो मीडियाज को शिफ्ट ना करें। अगर दो मीडिया सेम हैं तो उन केस में हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। और हमारे पास ये जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को हम म्यू से या एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डिटर्मिन करके बताता है कि किसी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इंक्रीज होगी या स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जितनी बड़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, उतना स्लो लाइट मूव करेगी उस मीडियम के अंदर। तो अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला किया हमने, दैट इज n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। और n इज इक्वल टू सी अपॉन वी क्या बताता है कि c है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और v रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और c की वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो I hope you have understood the concept, and if yes, then do not forget to press like, subscribe and share button, and do press the bell icon in order to get the notifications on my latest videos.